ठीक है। थैंक यू। लॉकडाउन खत्म ना होता तो कितना अच्छा होता। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मैं भी तो अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, काम में जाना पड़ेगा ना। आई शपथ जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? शेखर। दादा। हाँ दादा। अरे वो तेरे दोस्त ने पैसा लिया था, उसका क्या हुआ? दादा वो लॉकडाउन की वजह से अभी तक लौटा नहीं पाया। मैं जल्दी से जल्दी उससे लेके दे देता हूँ। देख धंधा मंदा चल रहा है, ठीक है? उसको बोल जल्दी से जल्दी पैसा वापस चाहिए, मैं वापस आने तक। ठीक है दादा। और अपने वहिनी का ख्याल रखना। बाय। चलो बाय। वही मुझे एक थोड़ा जरूरी काम है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। बाय। आशीष गया, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं अभी आता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे भाई का घर तोड़ के क्या अपना घर बचा रहेगा? मैं तुम्हें मानसी बहनी के पास बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। तू रोकेगी मुझे? तू रोकेगी मुझे? योगेश, योगेश प्लीज, नहीं नहीं। मुझे रोकेगी तू? हाँ, तू रोकेगी? योगेश नहीं प्लीज। योगेश, क्या कर रहा है तू? खमाटा मेरी बहू पर हाथ उठाए तो फिर इसे कहो कि काम से काम रखे, वरना खाएगी। और अरे रे रे रे, कितना मारा है तुझे? अच्छा, मैं ना मलहम लगा देता हूँ। अरे चोरों की तरह नहीं, शेरों की तरह। तब शेखर, शेखर फोन उठाओ। हेलो हेलो नम्रता, क्या 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 हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सच सच बताओ क्या हुआ है? सुधीर, योगेश फिर से मानसी वहिनी के पास चला गया है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। नहीं नहीं सुधीर, तुम यहाँ मत आना, वरना किसी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया ना, मेरी परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। और सुनो, मैं तुम्हारे घर के पीछे आ रहा हूँ, तुम बाहर आ जाना मुझसे मिलने, ठीक है? आशीष, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बोल कर गए थे कि जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन इतने दिन लगा दिए। अरे क्या करूं मेरी जान, काम धंधे के लिए बाहर तो निकलना पड़ता है ना। फिर ये लॉकडाउन हो गया, अभी भी कैसे आया हूँ सिर्फ मुझे पता है। और इस लॉकडाउन में तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हुई है वो मैं किसे बताऊं? मुझे बताओ ना।
रिश्ता कोई भी हो, भरोसा और सुरक्षा का विश्वास ही उस रिश्ते को विश्वसनीय बनाता है। जहां ज्यादातर लोग अपने संबंधों को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हैं, तो वहीं अपने शातिरपने में माहिर कुछ लोग खुद को सबसे बड़ा हितैषी दिखाते तो हैं, लेकिन मौका मिलते ही भरोसा तोड़ने से नहीं चूकते। अब इस केस को ही ले लीजिए। पति पत्नी के रिश्ते में बंधे आशीष और मानसी ने एक दूसरे को अंधेरे में रखा। एक दूसरे के प्रति उनका भरोसा अवैध संबंधों की हवस की भेंट चढ़ गया। लेकिन क्या उस हवस की चादर को ओढ़कर वे जिंदगी भर छिपे रह पाएंगे? कितनी बेरहमी से मारा है तुम्हें। बता, तुम्हारी ये आंसू मुझसे सह नहीं जाते। पर मैंने अब सहना सीख लिया है। इन्हीं आंसू के साथ जीना पड़ेगा मुझे। मैं अपने पति को अपनी भाभी के पास जाने से रोक नहीं सकती, और रोका तो उससे मुझे एक पति जो अपनी पत्नी की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, और दूसरा मेरा ससुर जो मेरी इज्जत के पीछे पड़ा हुआ है। एक चोट देता है और दूसरा मरहम लगाने पहुंच जाता है, यहाँ वहां छूता है मुझे। तो तुम चुप क्यों हो? हाँ, अपने भाइयों से बात क्यों नहीं करती? मैंने आशीष दादा को बताया था, पर उन्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें तो बस अपनी बीवी पे भरोसा है। और दूसरा शेखर जो मेरा फोन ही नहीं उठाता। सब अपने अपने लाइफ में बिजी है। किसी को परवाह ही नहीं है कि उनकी बहन की जिंदगी में क्या होता है। नम्रता, सुनो, तुम चिंता मत करो। देखो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। इस सिचुएशन में मुझसे जो कुछ भी होगा मैं करूँगा। आ नहीं सकते थे, फोन तो कर ही सकते थे ना। अरे हाँ, वो इस मक्कर का भी फोन अभी आना था। कौन है? एक दल्ला है, बिजनेस राइवल। हम लोग जो और बाकी कंपनियों को माल बेचते हैं ना, उसमें से कमीशन खाता है ये। मेरी ईमानदारी की वजह से इसका बिजनेस चौपट हो गया है। हेलो आशीष भाऊ, ऐसी भी क्या नाराजगी? फोन तो उठाओ कम से कम। वैसे भी तुमने मुझे घर पर बैठने को मजबूर कर दिया है। ऊपर से लॉकडाउन ने मेरी कमर तोड़ दी है। देखो भाऊ, अकेले खाओगे तो हजम नहीं कर पाओगे। क्या मतलब? मतलब ये कि एरिया बांट लेते हैं। तुम्हारा बिजनेस तुम करो और मुझे भी अपना कमा के खाने दो। औकात से ज्यादा खाने वाले का पेट ना ऐसे ही फटता है। कि ऐसा ना हो कि वक्त फिर से करवट बदले और तुम धप से मुंह के बल आगे रहो। फालतू की धमकी देना बंद कर, समझा ना? तूने खुद अपने लालच और बेईमानी की वजह से तेरा धंधा डुबाया है। मान ले कि तेरा इस धंधे में टाइम खत्म। किसका टाइम खत्म हुआ और किसका शुरू होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लो, तुम मिठाई खाओ। मिठाई? अरे क्या महेश, तूने खरीदे हुए शेयर्स की हालत क्या देखा ना बाजार में? सब गिर रहे हैं और तू मिठाई खिला रहे। केदार भाऊ, मेरी कुंडली से शनि की 7.5 हमेशा के लिए दूर हो गई है। अब मैं अपना पुराना बिजनेस फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। तुम मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। ठीक है ठीक है। और रही बात शेयर्स की, तो तुम्हारे खरीदे हुए शेयर्स तो बड़ा उछाल मार रहे हैं। केदार भाऊ, तुम्हारी जिंदगी में कोई उछाल नहीं आ रहा। महेश, मेरी जिंदगी में बहुत जल्द उछाल आने वाला है। तो जानता है, मेरा बेटा योगेश नम्रता को, मेरी बहू को आए दिन मारते रहता है। अब उसकी बेरुखी से तंग आकर वो जल्द ही मेरी बाहों में आने वाली है। ये बात अब इस बात पर तू मिठाई खा ले। कौन आ गया?
महेश कुलकर्णी। हाँ मैं संजय, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए। रुको रुको इधर रुको। ये तो मेल बॉडी है, लेकिन कमाल है, मेल बॉडी होके बिना कपड़ों की। हो सकता है इसका गला दबा कर मारा हो इसे। इसका चेहरा भी बिगाड़ा गया है सर। डेफिनेटली पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। हो सकता है किसी पत्थर वत्थर से मारा हो। लेकिन इसको यहाँ मारा गया है और या कहीं और मार के यहाँ लाया गया है। सर ये कच्ची सड़क आगे तक जाती है, शायद कोई गाड़ी आके ये लाश फेंक के यहीं से गई होगी। करोड़े कैसा सापड़ता कब बघा सर। शिरके सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास पूछताछ करो, किसी ने कोई एक्टिविटी देखी है क्या। और आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ इंक्वायरी करो, कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या। ठीक है सर। सर, आपका शक सही निकला। गला दबाकर ही मारा गया था और उसके बाद उसका चेहरा बिगाड़कर उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, पीएम रिपोर्ट में मेंशन है कि उसकी मौत 29 जून को दिन में 11:30 से 12:30 के बीच में हुई है। और सर, उसके पहले उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज भी हुई हैं। तो ये औरत के चक्कर में तो ये मर्डर नहीं हुआ सर, लग तो ऐसा ही रहा है। सर बॉडी की डिटेल से कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच नहीं हुई है और जहाँ ये लाश मिली वहाँ रोड के अलावा और कोई आबादी नहीं है, इसलिए कोई डिटेल्स नहीं मिल पाई। ठीक है, इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो और फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर लो और बॉडी का डीएनए टेस्ट भी करवाओ। ठीक है सर। मानसी देशपांडे जी। क्या? आशीष का डेथ सर्टिफिकेट? हे भगवान, ये क्या हो गया? आशीष, वही क्या है? हे भगवान। फाइनली ठीक है मैम, बोल दे। सुनो, क्या हुआ? आशीष दादा नहीं रहे अब। कोरोना से उनकी डेथ हो गई है। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता। संभालो अपने आप को। अब वैसे भी हमारे रास्ते का कांटा तो निकल ही गया ना। मैं तुमसे तलाक देके मानसी से शादी कर लूंगा। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? योगेश, योगेश, रुको योगेश, प्लीज मुझे ऐसे मत ठुकराओ। छोड़ बाला। योगेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नम्रता के साथ ऐसा बिहेव करने की? चलता हो, गेट आउट। नम्रता, उठ जा। अरे उठ उठ, उठ। देख, तो चिंता क्यों करती है तू? छोड़ो मुझे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। नौटंकी नहीं करना मेरे साथ। तू जानती है ना, एक मैं ही हूं जिसे तुम्हारी जवानी से लगाव है। चिंता मत कर, मैं योगेश को बोल दूंगा, वो तुम्हें तलाक नहीं देगा। करने दो उसे जो करना है वो, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा।
ये नंबर क्यों नहीं लग रहा है? ये आशीष का नंबर कई हफ्तों से स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? सब कुछ ठीक हो बस। मानसी बहनी, प्लीज मेरा घर मत तोड़ो, योगेश को छोड़ दो। देख नम्रता, तू अपने पति को नहीं संभाल पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मतलब तू सीधे से नहीं मानेगी? मैं तुम्हें ना करी। छोड़ो उसको। अगर एक बार तूने और हाथ लगाया ना तो तू जिंदा नहीं रहेगी। मेरे बहन को हाथ कैसे लगाया? शेखर, ये मानसी बहनी और ये योगेश दोनों का चक्कर चल रहा है। क्या? सोचा भी नहीं था तुम लोग इतना गिर सकते हो। मानसी बहनी, अरे थोड़ी तो शर्म करो। आशीष दादा जाने के बाद तुम लोग तो खुलेआम रंगरलिया मनाने लगे। नम्रता, तू कायजे नको करो। मेरे जीते जी मैं ये होने नहीं दूंगा। सर, हमारे पारिवारिक प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है। प्रॉपर्टी में कितने बंटवारे हैं? जी, ये मेरे बड़े भाई का डेथ सर्टिफिकेट है। अभी हाल ही में उनकी कोरोना से डेथ हुई है। उनकी एक बीवी है मानसी और मेरी छोटी बहन है नम्रता। इन दोनों का हक बनता है। ऐसा कोई तरीका है जिसे ये मानसी को इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी ना मिले? इसलिए हमें ये प्रूव करना होगा कि लीगली वो तुम्हारे भाई की वाइफ है ही नहीं। और दूसरी बात, वो किसी और से शादी कर ले तो उन्हें प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं मिल सकता। जी, थैंक यू। सर, आपने जो डीएनए रिपोर्ट मंगाई थी वो आ गई है। सर एक मिनट। हेलो, एडवोकेट सलागरे बोल रहा हूँ। केड़कर साहब से बात हो सकती है? हाँ एक मिनट सर, मेरे साथ ही हैं। सर आपके लिए। हेलो। हाँ नमस्कार केड़कर साहब, एडवोकेट सलागरे बोलते हैं। हाँ नमस्कार साहब, बोला बोला। अभी शेखर नाम का लड़का आया था मेरे पास प्रॉपर्टी के बंटवारे का केस लेकर। उसके भाई की डेथ हुई है। सर्टिफिकेट में डेथ ऑफ कॉज इज कोरोना ऐसे लिखा है। ये सर्टिफिकेट मुझे नकली लग रहा है। अच्छा, एक काम करना सलागरे साहब, वो सर्टिफिकेट और वो आदमी की डिटेल्स शिरके के मोबाइल पे सेंड कर दो। सर भेज देता हूँ मैं। ओके, थैंक यू। आया? हाँ सर, आ गया। एक काम करो, ये स्वाति को फॉरवर्ड कर दो और स्वाति को बोलो पता करे ये फेक है और ओरिजिनल। सर सॉरी मानसी भाभी, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अगर योगेश को ही नम्रता के साथ नहीं रहना है तो मैं क्यों कुछ ज़बरदस्ती करूं? और आप दोनों को भी शादी करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्प लगे तो आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन वही नहीं, मैं चाहता हूं कि दादा के बाद उसकी प्रॉपर्टी का हकदार सिर्फ मैं रहूंगा। ठीक है शेखर, वैसे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो सिर्फ योगेश चाहिए। मैं अपनी दुनिया बसाना चाहती हूँ योगेश के साथ। आशीष, आइए ना। लेकिन आप कौन? मैं आशीष की वाइफ कविता। क्या क्या? क्या झूठ बोल रही है आप? आशीष दादा की वाइफ तो ये है मानसी। ये आप क्या कह रहे हैं? आशीष की वाइफ मैं हूँ कविता। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, ये मैरिज सर्टिफिकेट देखिए। और ये सर्टिफिकेट तो आपकी शादी के भी पहले का है। आप आशीष को बुलाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आशीष दादा की तो कुछ ही दिनों पहले कोरोना से मौत हो गई है। क्या? आशीष